कौन सी क्लास है जो ज़्यादा CSS की तरफ आती है? जो जितना सीनियर है ना हमारी ब्यूरोक्रेसी और फौज में, उतना उसको इस मुल्क से माफ़ कीजिएगा नाउमीदी है। आप बनना क्या चाहते थे, यानी सोचते क्या थे कि मैं क्या करूँगा? बस मैं ये था कि मैं लोगों के काम आ सकूं। मैं फर्स्ट पोस्टिंग वाशिंगटन में हुई थी, वाशिंगटन में गया तो 9/11 हो गया। उनके पास बड़ा साथ, उन्होंने कहा पाकिस्तानी तो लड़का फिर रहा सड़क पे, इन्होंने फाड़ लो। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा निडर और सबसे ज्यादा कागजों के मामलों में ढीले थे। तो आपकी जो तबीयत है कभी रुकावट नहीं बनती कोई तरक्की में या किसी चीज़ में? सिविल सर्वेंट्स माइंड ना करें, हमें ये एक तरफ से कहा जाता है कि आप रूल बुक के तहत काम करें। ठीक है। सवाल ही पैदा होता है अगर हमने रूल बुक के तहत काम करना तो फिर पढ़े लिखे इंसान को लाने की क्या ज़रूरत है। मसला ये है कि कागज़ जाते आते जो देर होती है वो दूसरे सामने साइल को मार देती है पाकिस्तानी को। ऊपर और नीचे की मंजिल के दरमियान आने के लिए एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा बंद है, वो उस पे ताले लगे हुए थे कि जी आम लोग ऊपर आते हैं, शोर बहुत मिचता है। ये उनका भी कसूर नहीं है। ये पाकिस्तान ने कभी भी अपने सिविल सर्वेंट्स को ये कहा ही नहीं कि तुम्हारा मकसद अवाम की खिदमत करना। और दरवाजे खोल के रखो, और दरवाजे खोल के रखो यार। गरीब जो पाकिस्तान का ना, जिस दिन उसको फेथ होगा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू फर्रुख शो। आज हमारे जो मेहमान हैं, मैं इनसे मुलाकात हुई तो इस शख्सियत का एक तासुर होता है और मैंने बड़ा एक अच्छा तासुर लिया। ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, लेकिन उससे बढ़ के कि आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और इनकी ख़ास तौर पे वहाँ पे जो स्पीच थी उसने हमें दंग कर दिया। अभी मैं अब लाहौर तशरीफ़ लाए हैं तो मैंने मौका समझा कि हम इनके साथ गुफ्तगू करें। और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ ममालिक में ये एम्बेसडर के तौर पे काम कर चुके हैं, इस वक्त ओमान में मौजूद हैं। और क्या पाकिस्तान की क्या अहमियत है दुनिया की नज़र में, इनकी अपनी शख्सियत के बारे में बात करेंगे। और ओमान जो है वो ख़ास तौर पे ये फ़लस्तीन वाले इशू में वो कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया। फ्रैंकली जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि इन्होंने अपने सफारत खाने के दरवाजे खुले रखे हुए थे, बल्कि ऐसे दरवाजे भी थे जो मुकम्मल तौर पे बंद थे, वो भी खोल दिए गए। और मैंने पूरा विजिट भी किया। बाकी सारी बातें इनके साथ पॉडकास्ट में हम करेंगे। इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। फरूख, थैंक यू, सच ए ब्यूटीफुल स्टूडियो यार। आपका शुक्रिया, बहुत मुबारक। बाद हमने कोशिश की है कि कुछ अच्छा कर सकें। ब्यूटीफुल, चले आपके ट्रूथ के साथ मैच करता है। ये बताएं इमरान साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपने CSS किया, पहले आप मेरे ख्याल सहाफ़त भी की? जी, उससे पहले मैं न्यूज़ में था, असिस्टेंट एडिटर था डॉक्टर मलिया लोधी के साथ। अच्छा। और तलत हुसैन साहब भी साथ ही होते थे, वो सीनियर पोजीशन पे थे। तो वहाँ से स्टार्ट किया, डॉक्टर हूँ पेशे के एतबार से। अच्छा, कहाँ से किया ये? मैंने जी आर्मी मेडिकल कॉलेज और फाइनल प्रोफेशनल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। तो आप नाम के साथ कभी डॉक्टर नहीं लिखा? नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, इन लोग फिर PhD समझने लग जाते हैं तो मैंने नहीं की। अच्छा, ये तो आपकी ज़िंदगी में फिर एक बड़े है मुख्तलिफ है जी। CSS से पहले फ़रूख बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मैंने IB में भी सर्व किया है। अच्छा। ISI में भी 1-1 महीने के लिए, और 4, 5, 6, 7 नौकरियां छोड़ के फिर मैं पुलिस सर्विस में गया CSS करके। ठीक है। और फिर मैंने एकेडमी के अंदर फॉरेन सर्विस चूज़ कर ली। तो मेरे ख्याल उस ज़माने में मैं बहुत ज़रा तबीयत ऐसी होती थी जो किसी जगह स्टेबल नहीं होती थी। नहीं, तो आप बनना क्या चाहते थे, यानी सोचते क्या था कि मैं क्या करूँगा? बस मैं ये था कि मैं लोगों के काम आ सकूं और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकला है। तो उस वक्त शाहिद मलिक साहब जो थे हमारे सफ़ीर थे, वो डायरेक्टर प्रोग्राम से, उन्होंने कहा कि मेरी मानो तो तुम्हारा फ़ॉरेन सर्विस का एप्टीट्यूड है, फ़ॉरेन सर्विस में आ गया। अब कई दफ़ा सोचता हूँ पुलिस में ज़्यादा इंसान मदद कर सकता है डाउन ट्रॉडन की, गरीब की। और इतनी आपने तो देखा है हमारी सोसाइटी पाकिस्तान की रियासत से मांगती है, मदद मांगती है पूरी रियासत से। तो आप अगर पुलिस में होते तो इस वक्त तो आपके कौन होंगे जिन लोगों ने उस वक्त ज्वाइन किया? बिलाल का मैना मेरा बैचमेट है, CCPO लाहौर है। हाँ जी, आजकल CCPO लाहौर है। 3-4 शहीद हो गए हैं। मुबीन शहीद हो गया। मुबीन बैचमेट था। 2 और शहीद हो गए। एक खालिद की डेथ हो गई, 2 की। हम 4 17 के बैच में से 4 या 5 जा चुके हैं इस दुनिया से। तो फिर यानी ये बस मलिक साहब ने कहा तो आपने कहा कि इस तरफ जाना चाहिए? बस पढ़ाई का भी शौक़ था जी। लोगों ने कहा कि पुलिस के थानों वगैरह के दौरे पे गए तो पता चला कि जी स्टेशनरी कोई दे रहा है। उस ज़माने में बहुत आइडियलिज़म होती थी
कि कोई गलत काम नहीं करना। अच्छा, जब आप गए जब मैं 1997 की बात है, ठीक है, तो फिर एकदम शिफ्ट हो गया। मैंने कहा मैं यार ये गलत काम। हाँ ये गलत यार काम। आप वो फंड्स नहीं मिलते थे लोगों को पुलिस असल में जी थाने का और जो राब्ता है ना कम्युनिटी के साथ, उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जैक्ट ब्लैक एंड वाइट में नहीं आती, मतलब ग्रे एरिया में होती हैं। तो उस ज़माने में आप हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने फैसला किया और मैं बिलाल कामयाना के साथ चेंज किया। बिलाल कामयाना फॉरेन सर्विस में था। अच्छा, हाँ जी, यानी वो इस तरफ आ गए और आप उस तरफ। हाँ जी, हम दोनों ने म्यूचुअली एक्सचेंज किया। तो कभी उसके बाद आपकी उनके साथ मुलाकात हुई? हाँ जी, अभी रिसेंटली हुई। अभी एक केस था जिसमें उन्होंने मेरी मदद की। एक डेफेमेशन मुझे कोई कर रहा था, उन्होंने मेरी मदद की। सारे बैचमेट्स आए, उस पे बात हुई, इस बात पे, इस फैसले पे। क्या वो अपने फैसले पे खुश है और आप अपने फैसले पे मुतमईन हैं? वो तो बहुत खुश हैं। ही इज़ बिकम अ कैरियर पुलिस ऑफिसर। मैं भी खुश हूँ जी। मैंने पूरी दुनिया देख ली और बाहर मदद कर ली। लेकिन मैं ज़रूर कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर आपके पास गन हो तो ज़्यादा आप उसी वक्त कर सकते हैं। फॉरेन सर्विस में कागज़ बहुत है, कागज़ पेपर पुशिंग बहुत है, लिखना पड़ता है। तो फिर मैंने वो रिबेल करके ये किया कि मैं उस कागज़ को फॉलो नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। अभी तक तो फॉरेन सर्विस ने जीतने दी, आगे पता नहीं क्या होता है। अच्छा, मैं इससे पहले कि हम आप पे बात करें, वैसे मैंने आपको बड़ा मुख्तलिफ आया, मेरा तासुर सुन लें। यानी एक ऐसा एम्बेसडर है जो खुल के बात कर रहा है। मुख्तलिफ हम दुनिया के ममालिक में जाते हैं और पाकिस्तानी हम एम्बेसडर से मिलते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि क्या चल रहा है, तो वो ब्राइट साइड अपनी बड़ी अच्छे तरीके से हमें दिखाते हैं और बस उसके अंदर रहते हैं। और वैसे भी यानी एम्बेसडर तो हमारा एक हवा बना हुआ ना, एम्बेसडर जो होता है वो पता नहीं आम इंसान तो होता ही नहीं है। और दूसरा उसके प्रोटोकॉल ने भी उसको ऐसे रखा होता है। तो आप एक डिफरेंट है। आप, हमने देखा एम्बेसी में ऐसे निकल आए, यार ये काम नहीं हो रहा, ये करो भाई, वो हो रहा है। सबको देख भी रहे हैं, हमें भी ओपन बताते हैं कि यार ये मसाइल हैं, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो तबीयत है, कभी रुकावट नहीं बनती कोई तरक्की में या किसी चीज़ में? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल एक डिफरेंट मुझे लगती है थोड़ी सी। असल में जी पहले तो तरक्की में रुकावट कभी नहीं बनी जब आप जूनियर ग्रेड्स में होते हैं। सीनियर ग्रेड्स में भी तरक्की में रुकावट नहीं बनी, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत शुरू हो जाती है। आपको मैवरिक के तौर पे जाना जाता है कि यार ये अपनी मर्जी करता है, इसका पता नहीं। हमें बेसिकली, शायद सिविल सर्वेंट्स माइंड ना करें, हमें ये एक तरफ से कहा जाता है कि आप रूल बुक के तहत काम करें। ठीक है। सवाल ही पैदा होता है अगर हमने रूल बुक के तहत काम करना है तो फिर पढ़े लिखे इंसान को लाने की क्या ज़रूरत है? कोई भी आगे किसी को ले आए जो अच्छा तात पसंद आदमी हो और हर चीज़ कागज़ के ऊपर करनी है। मसला ये है कि कागज़ जाते आते जो देर होती है वो दूसरे सामने साइल को मार देती है पाकिस्तानी को। आप कागज़ों के में आपने लोगों को मार दिया, आपकी स्टेट के ऊपर आपके लोगों का फेथ ही नहीं है। इसीलिए फेथ नहीं है ना, आपके सामने आगे कहते हैं सर पीठ पीछे जाके दुआएं दे तो बात है ना। कागज़ में मार दिया। आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, नाम नहीं ले सकता। एक हमारे ऑफिसर थे जो स्पेन में मशहूर था कि उनके बारे में था कि वो करप्शन और नॉन करप्शन के दरमियान वाले किसी रास्ते पे रहते हैं, बहुत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ख़ास वक्त पे लोगों के काम किए। तो बार्सिलोना की सड़कों पे लोग, मुझे बड़ा फ़ख्र है, मुझे याद करते हैं, लेकिन साथ उनको भी याद करते हैं। और बीच वाले जो कानून की पसंदीदगी करने वाले लोग थे, उनको लिटरली मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ गालियाँ देते हैं, यानी जो लोगों को नहीं मिलते थे। दो उनको नाम याद है अगर हमें इसे आसान करें। हाँ जी। एक आपका और एक उन साहब का। हाँ, कि जब उन्होंने एक टाइम में काम किए उस वजह से लोगों को याद जी। बीच में मसूद राजा साहब थे, उनका भी नाम याद है। लेकिन जो उसूल के बहुत पक्के थे ना, जो हर देखें साहिल आपके पास आया, वो कहता है जी मेरी फलानी चीज़ नहीं आई, भाई जाओ इस्लामाबाद से रिपोर्ट नहीं आई। यार आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसको बताएं कि यार तुम्हारा काम यहाँ तक पहुँचा है, इतने दिन लगेंगे, ये रुकावट है, अगला तुम्हारा टाइम फ्रेम 15 दिन के बाद आओ, रोज़ ना आना। आपको मैं बताऊँ ग्रेड 11 के लोग पाकिस्तान की सिविल सर्विस में हर सेक्टर में वो लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ग्रेड 11 से शुरू हो जाता है। अच्छा, ये रिवायत है कि जब हम इस तरफ हों कुर्सी के, तो कुर्सी के उस तरफ वाले इंसान को मार दें। बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए, माई हेयर हैव गॉन ग्रे, एवरीबडी इज़ लाइक दैट। इसलिए
और इसका ना आपको मैं एक बात हूँ, इसका नुकसान सिर्फ सिविल सर्विस को नहीं होता, इसका नुकसान पॉलिटिकल एलीट को भी होता है। वो डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि आपने सिविल सर्विस का एक रवैया ही ऐसा क्रिएट कर दिया कि जी कागज़ के ग़ुलाम। यार कागज़ क्या है? इंसान आपके सामने आता है, रोती हुई सूरत आपके सामने। सफ़ीरों की एक तो ये आदत है कि वो रोते हुए इंसानों को मिलते नहीं हैं। मुझे मेरे जूनियर कोलीग्स कहते हैं, वो ये प्रोग्राम सुनेंगे कि सर ये आपके लेवल की तो चीज़ ही नहीं है। ये जो विडो आ गई है, ये बच्चियों को लेके जो आ गई है, ये जो यूएई से पूरी फैमिली डिपोर्ट होकर ओमान आ गई उस उम्मीद में कि एक ईमानदार और एक सिला रहमी वाला सफ़ीर इनको पाकिस्तान इज़्ज़त से भेज देगा। वो हत्ता बॉर्डर के ज़रिए मिट्टियों में औरतें क्रॉस करके ओमान आ जाती हैं कि यहाँ से चली जाएंगी पाकिस्तान, और जो लोग किसी केस में फंस जाते हैं। तो जो ये हमने कागज़ के बुत हैं और कागज़ के ग़ुलाम, जो सिविल सर्विस का लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, मैं 2 साल डायरेक्टर रहा हूँ सिविल सर्विसेज एकेडमी का, मैंने सब कुछ तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन बहुत नफ़रत से मुझे देखा गया। लेकिन ये कहाँ पे चीज़ बंदे के अंदर आ जाती है कि मैंने बस कागज़ को देखना है? यानी कागज़ आपकी मुकम्मल रहनुमाई, एक असूल तो दे सकता है आपको, लेकिन जब एक शख्स सामने आया तो उसकी एक सिचुएशन होगी, हो सकता है उस कागज़ पे एग्जैक्टली उस सिचुएशन का जवाब ना हो, और आपको अपनी समझ-बूझ के मुताबिक जवाब देना है उसका। फ़रूख, आपको मैं बताऊँ, वो कागज़ कभी भी जवाब नहीं देता। मैं आपका सारा प्रोग्राम ले सकता हूँ इंस्टेंसेस बता के कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट में ये लोगों को क्या जलील करते हैं। इस वक्त कानून ये है पाकिस्तान का कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता। मैं गरीबों के लिए साल का 2-2 साल का एक्सटेंड करता हूँ। अब आपका ये प्रोग्राम सुन के फिर ना मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी शुरू हो जाए। क्यों करता हूँ? जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, जो ओमान में अगले दिन इलीगल हो जाएगा, मैं इंतज़ार करूँ कि उसका फेशियल क्लियर होगा वहाँ से। भाई तुमने उसको पहले पासपोर्ट बना के दिया है, क्या उस और इस दौर के दरमियान वो एंटी पाकिस्तान हो गया है? क्या वो नॉन पाकिस्तानी हो गया है? तुमने उसको आईडी कार्ड दिया हुआ है, तुम कहते हो जी एमआरपी पे इसका फेस ठीक नहीं है। व्हाट नॉनसेंसिकल पीपल आर यू? को सोचो। मेरा एक ऑफिसर था, बहुत अच्छे ऑफिसर, वो भी इस प्रोपेगेंडा में आ गया। मैंने उसको कहा उस दिन को याद करना जब तुम दूसरी तरफ खड़े हो गए आइल के। जब तुम दूसरी तरफ खड़े हो गए ना, फिर तुम सारी दुनिया में सिफारिशें ढूंढते हो। फिर ये किसी दफ्तर में जाते हैं ना, पहले बंदा ढूंढते हैं। तो ये अलमिया है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लोगों को समझ नहीं आती। हम एक इस्लामी मुल्क थे, हम जिना का मुल्क थे, हम पीपल्स वेलफेयर स्टेट थे। हमने गोरों की वो ले ली, उसके बाद हमने सिलेबस नकल किए सिंगापुर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से, कोई इंडिया से कर लिया, कोई कहीं से कर लिया, कोई अपना अमलगम बना लिया, लेकिन किसी को ये नहीं सिखाया कि तुम तो यार सिला रहमी के लिए आए हो। अच्छा, सिला रहमी के लिए अब 9 महीने ट्रीट करें, अब तो कोर्स भी छोटा कर दिया सिविल सर्विसेज का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसको 1 साल का होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। जो बाहर से लड़का आए ना, लड़का लड़की, उसको 1 साल के लिए आप सिला रहमी और एकेडमिक एक्सेलेंस सिखाएं, फिर उसको उसकी सर्विस में भेजें। इस पे अभी तक बात नहीं होती फिलहाल। वो असल में जी मैं मिनॉरिटी में हूँ, लोग कोर्स करना नहीं चाहते, लोग पढ़ने, बच्चियाँ आते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। ये एक जो वॉल्टन का कैंपस है, मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद भी एक गहवारा है, सॉरी इफ़ आई माइट यूज़ द वर्ड, फन टाइम्स के लिए। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। क्लासें हैं, क्लासों में जाना नहीं, शामों को फिरना है, रातों को लेट आना है, सुबह सोए हुए होना है। No, they are officers. They are officers. It said they're in grade 23. लेकिन इन ऑफिसर्स के अंदर फरोख 250 बंदे के अंदर वो लीडर्स ने आना है जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है एक्चुअली। The politicians will come and go. The martial administrators will also come and go. लेकिन इन लोगों ने पब्लिक का जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो वॉल्टन में बैठा है। उसको आपने सिला रहमी, काइंडनेस का नाम ही नहीं है कोर्स में, तो वो कैसे सर्व करेगा? क्या सर्व करेगा? अच्छा, आप उसको सिखा भी देते हैं। मैंने सिखाया बच्चों को, बड़े आजकल अब आते हैं 10-10 साल की, 5-5 साल की सर्विस के बाद कहते हैं सर आपने ठीक बातें की थी। उसके फ़ौरन बाद ना इनको भेज देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए अपने ऑफिसर्स के साथ। डीएमजी वाले को भेज देंगे डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस वाले को भी इस तरह भेज देंगे। वहाँ जितनी उसकी एकेडमिक एक्सेलेंस या उसकी तैयारी हुई होती है, वो गाड़ियों और चमचों और कपों की घन गरज में वो डूब जाती है। वो आदाब, वही सब कुछ वहाँ चल रहा है।
वही उनको सिखाया है कि जी वो जी गाड़ी आपको लेने आएगी, भाई पैदल चलाओ ना इसको। अब एक यहाँ डायरेक्टर जनरल आए थे, उनका भी नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे, उनसे गलती हो गई या गलती है जो भी, वो होली वगैरह और उसकी भी उन्होंने साथ करना शुरू कर दी, वॉज रिमूव्ड। लेकिन उस दौर में और उससे पहले एक अच्छी बात हुई कि सिविल सर्वेंट्स की अटैचमेंट करते थे गरीबों के साथ। उससे भी नहीं, आपने उसको पहले दिन एकेडमी में फ़रूख जब वो गेट पे आया ना, उसके ऊपर लिखो सिला रहमी, इंग्लिश में लिखो काइंडनेस। जब वो कमरे में जाए बाहर लिखो सिला रहमी काइंडनेस, यू आर हेयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरा एक लेक्चर है जो मैंने गया था, यूं हाथ मिट्टी से भरे हुए हाथ इन 250 बंदों की तरफ देखते हैं और इनके नीचे जो होते हैं कि यार हमें कोई रिलीफ देगा, आप उनके ऊपर और बड़े बादशाह बन के बैठ जाते हैं। अच्छा, ये एक बात बताएं कि आपने स्टार्ट किया, कई ममालिक में सर्व किया, कहाँ पे किया और सबसे अच्छा तजर्बा आपका कहाँ पे रहा? क्योंकि अमेरिका वाला तो मैंने खुद भी सुना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस सुने। मैं जी कहाँ पे सर्व किया? मैं फ़र्स्ट पोस्टिंग वाशिंगटन में हुई थी और वो भी बड़ी अजीब तरीके से हुई कि हुआ ये कि मेरे, चूँकि मैं बिलाल के साथ चेंज कर गया कि मेरे बैच का नहीं पता था, ठीक है, तो वो मिस हो गया। मैं पोस्टिंग प्लान में तो वाशिंगटन की निकल आई, तो कैसे, तो इस तरह मैं वहाँ चला गया। वाशिंगटन में गया तो 9/11 हो गया। 9/11 हो गया तो 3000 से 4000 पाकिस्तानी जेलों में थे और वो सब वो पाकिस्तानी थे फ़रूख जो निकलना चाहते थे। इंडियंस, बंगालीज, अदर्स वांटेड टू जितनी मर्जी जेल दे दो, उसके बाद वहीं रहना चाहते थे। पाकिस्तानी अमेरिका में ही रहना, अमेरिका, पाकिस्तानी मिडिल क्लास का बच्चा था, 90% कहता था कि मैंने घर जाना है। दे बिलोंग टू मिलिट्री फैमिलीज, सिविल फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज। तो उनको फिर मैंने निकलवाना था, तो मैं फिर 18 फ़्लाइट्स पे आया, 18 फ़्लाइट्स पे अपने साथ उन बच्चों को लेके आया वहाँ से, और वो इसलिए कि वो निकलना चाहते थे। और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे सर्विस के स्टार्ट में ही ये नवाज दिया कि हम बफलो में बर्फ़ों के अंदर चार्टर्ड फ़्लाइट जानी होती थी, ख़ैमे होते थे, वहाँ हर इंडिविजुअल को लाया जाता था। मैं अकेला ऑफिसर होता था। पाकिस्तान की एम्बेसी और हुकूमत पाकिस्तान का उन लोगों के 5000 4000 का फेट डिसाइड करने वाला एक थर्ड सेक्रेटरी था जो इससे पहले जिसको कोई तजर्बा नहीं था। फर्स्ट पोस्टिंग थी और सबसे मुश्किल काम था। तो मुझे दे दिया कि मेरी एम्बेसडर डॉक्टर मलिया लोधी थी जो मेरी पहली एडिटर भी थी। वो तुक्के से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तू फेरे थे आ गए हैं क्योंकि उधर भी थोड़ी चपकलिश होती थी। तो मैं जिसको मेरे हाथ में था कि अगर ले जाना चाहता था तो ले जाता था और अगर नहीं ले जाना चाहता था अमेरिकन इज़्ज़त करते थे। तो मुझे एहसास था कि अल्लाह ताला ने ये दिया है। तो मैंने तकरीबन 2000 लोगों को नहीं लेके गया जिनकी फैमिलीज इंट्रेंच थी, जिनका पूरा ख़ानदान वहाँ था, जिनकी शादियाँ वहाँ हो गई थी। अमेरिकियों ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन बारगेनिंग चिप ये था कि अगर तुम मुझ पर प्रेशर डालोगे तो जिन 3000 को मैं ले जाना चाहता हूँ उनको नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये टोटल 5000 लोगों का टोटल 5000 लोगों का मसला था। तो अल्लाह ने बड़ा उस दिन उस वक्त मैंने ना आहें देखी लोगों की, जेल में ऑरेंज वर्दी देखी, एक हाथ बंधा हुआ होता था, एक्सरसाइज के वक्त 1 घंटा छोड़ते थे। तो वहाँ से पता चल गया कि पाकिस्तान के अवाम तो बहुत मजबूर है। शायद वहाँ से बन गया या शायद उससे पहले से था, या डीएनए ख़राब था। तो इस तरह स्टार्ट हुआ। जब आप लाए यहाँ पे 2000 लोगों को, क्या मंजर था यहाँ पे? यहाँ सजदा करते थे, जैसे ही टारमैक पे उतरते थे उस वक्त ये बड़े बड़े वो एयरपोर्ट मॉडर्न तो था नहीं, नीचे सीढ़ियों से उतरते थे, सब कुछ छोड़ के उनकी हथकड़ियाँ प्लास्टिक की होती थी वो भी ख़त्म करा दी थी। मैंने गिर के सजदा करते थे पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर। उनका तो ख्याल था अब टेररिज्म में पकड़े गए हैं। जॉर्ज बुश का ज़माना था, INS रिवेंजफुल मूड में थी। और उसका और एक रेलेवेंट बात, FBI रात को ना कार्ड लगाई जाती थी घरों के ऊपर, ठीक है, कि सुबह रिपोर्ट करो पासपोर्ट के साथ। वो बिलखती हुई माओं के फ़ोन आते थे, बेटा पासपोर्ट तो हमारा पहले ही इमिग्रेशन में इनके पास किया हुआ है, अब क्या करें। तो उस ज़माने में मुझे पहली दफ़ा पता चला कि पासपोर्ट देना पाकिस्तान में किसी बाबू की ज़िम्मेदारी नहीं है। पासपोर्ट देना उस ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है जो दुखी इंसानियत को वहाँ फेस कर रहा है। और मुझे इन्होंने कहा तुम्हें फांसी दे देंगे। वहाँ एक थे कल्होड़ो साहब होते थे सिंधी पुराने, अच्छा, कहते हैं साईं तुझे तो ये फांसी देंगे। अमेरिकन? नहीं पाकिस्तानी। अच्छा, कि तू पासपोर्ट दे रहा है इंटीरियर से पूछे बगैर। मुझे कहते थे इंटीरियर को खत लिखो यार, अगले दिन उसको अरेस्ट हो जाना है और आपके पास टाइम नहीं है।
मैं क्या करूं? तो आप इंतजार करें इस्लामाबाद से क्या सर, होगा? इस्लामाबाद के 3-3 महीने जवाब नहीं आते, वो तो 24 घंटे की बात है। तो देन आई लर्न, आप अपनी समझ-बूझ के मुताबिक आप कहते हैं यार पाकिस्तानी है, बस देख लो, पाकिस्तानी है, उसको दे दो। तो ये लोग ज़्यादा अरेस्ट क्यों हुए थे उस वक्त? एग्जैक्टली मैं ज़रा हालात समझना चाह हाँ रहा जी, हूँ। हुआ ये था कि वो ढूंढ रहे थे किसने किया है, ठीक है। किसने किया, और यहाँ हमारे इंटरनल स्लीपर सेल्स कौन से हैं। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन बड़ी मुश्किल थी। इमिग्रेशन के पास बड़ा आसान सा रास्ता है, उन्होंने इमिग्रेशन को कन्वर्ट कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में अमेरिका। उन्होंने कहा सबसे आसान तरीके जो इलीगल है ना उनको पकड़ लो। अब पाकिस्तानी आप जैसे हैंडसम लड़के क्लब्स में जा रहे हैं, कागज़ पूरे नहीं हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर्स रखी हुई हैं। अच्छे क्लिंटन के बाद का वक्त ये चेंज हो गया था। क्लिंटन के वक्त तो एयरपोर्ट पे आके कहते थे यार मैंने नहीं जाना, कहते थे आजा आजा बैठ जा। तो सारे इसी तरह सारी इस तरह गई। तो उनके पास बड़ा साथ, उन्होंने कहा पाकिस्तानी तो लड़का फिर रहा सड़क पे, इन्होंने फाड़ लो। और ऐसे पकड़े भी गए, सबको पकड़ लिया जो ऐसे पकड़ा, जो रास्ते में आया, पाकिस्तानियों के साथ अफगान बाकी भी, लेकिन पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा निडर और सबसे ज़्यादा कागज़ों के मामलों में ढीले थे, तो वो पकड़े गए। तो फिर अब पता था कोई भी टेररिज्म इन्वॉल्व नहीं है, आज तक कोई नहीं निकला पाकिस्तानी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सख्त। उसके बाद पाकिस्तानियों के साथ रवैया भी बदल गया अमेरिकियों का। उस वक्त रवैया बहुत गंदा था। मेरी अम्मी मुझे मिलने के लिए आई, तो वो एक स्टोर में गई तो कहती हैं लोग मुझे घूरते हैं, बेटे मुझे निकालो यहाँ से। फ़्लाइटें बंद थी, फिर PIA की पहली फ़्लाइट पर होता हुआ उनको पाकिस्तान छोड़ा, रवैया भी बदल गया। अब ठीक हो गया। उसके 2004-05 में जाके अमेरिकनों को पता चला कि यार पाकिस्तानी तो कोई भी नहीं है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। फिर रवैये चेंज। अमेरिकन सोसाइटी ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। 9/11 हिट दैम बैडली एंड वी सफर्ड। और मैं उन 4 सालों में, मुझे हर जेल में, हर जेलों के अंदर मैं रातों को भी रहा हूँ। ठीक है। होटल अलाउड होता था, लेकिन होटल दूर होता था लुजियाना में। मैं जेल में अमेरिकन के साथ रात रह के। तो क्या रवैया होता था उन लोगों के साथ? बहुत बुरा नहीं था, लेकिन वो कैद से नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि यार हमने अपनी कार्रवाई दिखानी है। आई एम सॉरी इफ माय अमेरिकन फ्रेंड्स आर। तो जो पाकिस्तानी थे उनका क्या कहना था? उनके तो रोना निकल जाता होगा। उनका रोना, वो ऐसे थे फ़रूख जो कि सोबत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो मुतमव्वल ख़ानदानों से गए थे। वो कहते थे इमरान साहब हमें खुदा का वास्ता निकाल लें यहाँ से। अच्छा, जो नहीं निकलना चाहता था इमरान साहब उसको नहीं लेके आए। अच्छा, वो जो जिन्होंने कहा कि हमने इधर ही रहना है, चाहे आप हमें कैद कर दें, चाहे कुछ भी, हमने इधर रहना, तो आपने उनको उधर ही रहना इसलिए रहने दिया। मैंने उन सब केसेस में अमेरिकन को कहा कि मैं इनकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी असर्टन नहीं कर सकता। ये वो अथॉरिटी आपके पास होती है एट द स्पॉट जिसको आप अपने मुल्क के लिए भलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो ये हो गया। और अमेरिकन को भी लगा कि यार जो लोग ये लेके जा रहा है उनको नहीं समझती, वो तो सब जाना चाहते हैं। अभी तक अमेरिकन को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की एसेंशियल सोसाइटी मिडिल क्लास की खाती पीती है। हमारे गुर्बत के इंडिकेटर्स जो भी हों, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें, हमारे मॉल्स, हमारे लोग, हमारे बच्चे, मुझे नहीं पता स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम की क्या वजह है, वो बहुत बेहतर हालात में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि उनमें से कोई ख़ानदानों में से लोग मिले, उन्होंने कहा जी आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई? इतने मिले। उनमें से जो कनाडा इमिग्रेट कर गया, मैं बाद में टोरंटो गया। अच्छा। वो टोरंटो मुझे गले लगाते थे। जितनी दुआएं, मेरे फेसबुक पे लिखा हुआ है कि मैंने जितनी अल्लाह ताला ने मुझे दुआएं दी हैं आम इंसान की, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इतनी दुआएं हैं, इतनी चीज़ें हैं, कपड़े, फूल। मेरी अम्मी के पास, मेरी अम्मी को मिलने आ जाते थे पिंडी में। उनको कहते हैं सारी जिंदगी उनकी बन गई। सारी जिंदगी, जो लोग वहाँ पे रह गए, जो लोग बच गए, वापस आ गया जी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़। जी। तो फिर उससे आगे कहाँ गए आप? उसके बाद मैंने कसूरी साहब के साथ सर्व किया पाकिस्तान में। उसके बाद मैं डायरेक्टर अमेरिकाज़ वगैरह था। फिर मैं टोरंटो चला गया। टोरंटो 6 साल रहा। वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ एक्सपीरियंस वैसे अच्छा था जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, लॉस्ट माई वाइफ देयर। तो आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड इन पाकिस्तान। फिर मैं तो अच्छा था। टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन कम्युनिटी की निस्बत इकट्ठी है। और टोरंटो में और कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है अमेरिकन की निस्बत, तो लोग बहुत अच्छे हैं।
अमेरिका में कटिंग एज मेडिसिन है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वेजेस बहुत हाई हैं, लेकिन कनाडा में एक माहौल, एक जगह बहुत अच्छी है। यानी आप कहते हैं वैसे रहने के लिए जो कि लोग ज़्यादा बेहतर कनाडा है उनके लिए। मैं अगर कभी चूज़ करूँगा जी तो कनाडा, और कनाडा में भी टोरंटो के बाहर एक सबर्ब्स में जगह है मिसिसागा। अच्छा, उसकी क्या खास? उसकी मिसिसागा की बात, ये बड़ा है, गेटो नहीं है, और पाकिस्तानियों का कल्चरल वो एक किस्म का कैपिटल है। वहाँ पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी प्रोग्राम्स, पाकिस्तानी टेलीविज़न के स्टेशंस। मुझे याद है कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बहुत था, तो आई हेल्प एंड सम फ्रेंड्स, उनके बहुत अच्छे चैनल्स हैं वहाँ, और बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, लोगों की, पढ़े लिखे लोग हैं। तो 4 साल या 6 साल यहाँ पे रहे? 6 साल टोरंटो रहा। 6 साल के बाद फिर कहाँ का सफ़र हुआ? 6 साल के बाद जी फिर एकेडमी आ गया 2 साल के लिए। यहाँ का सारा सिलेबस चेंज किया। बच्चे भी बुरा समझते थे, कैसी थी याशी करन आए ने, सानू पढ़ाना है, सानू 20 किताबें दे दी। रोज़ मैं उनको 2.5 घंटे के लिए खुद अकेला खड़ा होता था, फैकल्टी नहीं आती थी। अच्छा। फैकल्टी प्रोबेशनर से डरती थी कि ये तो ग्रेड 23 वाले हैं, तो अकेला मैं उनको पढ़ाता था। कभी कोई बुरा वाक़या नहीं पेश आया, क्योंकि आपका अगर अपना नॉलेज हो, आपको बच्चे इज्जत करते हैं। तो ये कौन सी क्लास है जो ज़्यादा CSS की तरफ आती है? अब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास आती है। पहले अपर मिडिल क्लास आती थी और सिविल सर्वेंट्स के बच्चे आते थे। सिविल सर्वेंट्स और फौजियों के बच्चे अब ज़्यादातर बाहर जाना चाहते हैं। ये CSS नहीं करना चाहते? कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाहर जाना चाहते हैं। दे आर ऑल स्टडिंग अब्रॉड। क्या उसका रुझान क्यों बदला? इसलिए कि वो इन ट्रेंड है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको वीज़ाज मिल जाते हैं। बाप माँ बच्चों को कहते हैं तो भाई तुम बाहर चले जाओ। जो जितना सीनियर है ना हमारी ब्यूरोक्रेसी और फौज में, उतना उसको इस मुल्क से, माफ़ कीजिएगा, नाउमीदी है। क्या वजह है? उसकी वजह ये सारा खुला उन्होंने देखा है, उनको लगता है कि ये नहीं ठीक होने वाला। शायद उनको ये लगता है, हालांकि उन्होंने ही ठीक करना है। हाँ। ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान की सिविल सर्विस और आर्मी ठीक कर सकती है। वही तो मुहाफिज है सिस्टम। मुहाफिज हैं, दोनों तरफ से मुहाफिज हैं। आर्मी में फिर भी शायद रियलाइजेशन हो, बड़ी गलतियां आर्मी से भी हुई, लेकिन सिविल सर्विस में सिविल सर्विस रिफॉर्म पे ज़ीरो तवज्जो है। इट्स बिन डिसइंटीग्रेटिंग, द अकेडमीज हैव डिसइंटीग्रेटेड। कोई एक ट्रेनिंग का आप देख लें, लोग ट्रेनर्स नहीं हैं। फ़ौज में आप नंबर देते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है उसका एक ट्रिजेक्ट्री होती है। सिविल सर्विस में जो लाहौर रहना चाहता है या जो पिंडी रहना चाहता है, इस्लामाबाद, वो एकेडमीज़ में जाता है। ना पढ़ा सकते हैं, ना प्रेजेंस है, ना पाकिस्तान का पता है, एंड दे बिकम मेंबर ऑफ फैकल्टीज़। तो क्या बनेगा मनाली साहब, ये जो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स का ये हाल है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान नहीं ठीक होने वाला? नहीं, सारे नहीं समझते, लेकिन ये रुझान बच्चों को बाहर भेजने का ये है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जब आप अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटा बाहर पढ़ो, उधर ही रहो, उधर ही काम ढूंढ लो, जी, हम भी आ जाएंगे आपके पास जी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, मैं अगर इस घर में नहीं रहना चाह रहा तो इसका मतलब ये है कि मुझे उससे बेहतर कोई घर अच्छा लगता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई नेगेटिव रविश है, और ये इसलिए कि उन्होंने अपने आप को एस्केपिज्म में डाला है कि पाकिस्तान को ठीक करना हमारा काम नहीं था। हम जो है ना एक कठपुतली कागज़ के ग़ुलाम है। ठीक तो जी मियाँ नवाज शरीफ ने करना था, इमरान खान ने करना था। अच्छा, उन्होंने ये समझा ये हमारा काम ही नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। दे डोंट बिलीव देमसेल्व्स एज रिफॉर्मर्स और इवन एज स्पोक्समैन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है टीवी प्रोग्राम्स पे जाने से घबराते हैं, पाकिस्तान को ओपनली डिफेंड करने से घबराते हैं। आप देखें अब कुछ ट्रेंड हुआ है, आपके डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स आके डिफेंड करते हैं क्योंकि आपके लोकल चैनल्स बन गए हैं। अदरवाइज खामोशी, वो खामोश कुन्ना पीछे धागे हिलाता हुआ और कागज़ का ग़ुलाम। अपना कोई आ गया तो कागज़ हटा दिया, पाकिस्तान का आम शहरी आ गया तो कागज़ आ गया। और कागज़ कभी वक्त पे नहीं आता फ़रोग़। पाकिस्तान के फैक्ट्स, पाकिस्तान की कम्युनिकेशंस, इंडिया के फैक्ट्स, इंडिया की कम्युनिकेशंस, इवन ब्रिटेन के फैक्ट्स, ब्रिटेन के कभी वक्त पे नहीं आता। ओके, हर जगह पे कमोबे यही हाल है, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा बुरा है। पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा बुरा है। बार्सिलोना पाकिस्तानी का एंट्री पॉइंट है यूरोप में,
जो पाकिस्तानी से एजेंट्स के थ्रू जाते हैं किसी और तरीके से, वो बार्सिलोना इसलिए जाते हैं कि स्पेन में 3 साल का लॉ है कि 3 साल आप रह जाएं तो आप लीगल हो जाते हैं, आप EU के बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। बड़ा अच्छा रहा, शुरू में बड़ा अच्छा रहा। जब मैंने रोल ये अपना लिया कि मैं अवाम की फलाह बहबूद का मुहाफ़िज़, कौंसल जनरल और उसका स्टाफ होगा और कौंसलेट एक फ़लाही कौंसलेट होगा, गरीब के दिल में तो इज़्ज़त बहुत बढ़ गई, चूमते हैं। लेकिन साथ ही जो लीडरशिप थी, कुछ लीडरशिप के ऐसे एलिमेंट्स थे जो ठेकेदार थे, बग़ैर नाम लिए कश्मीर का ठेकेदार था। उसने देखा कि जी मैं कश्मीर में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर 10 बंदे लेके, इंडियन कौंसलेट के बाहर 10 बंदे लेके जाता हूँ। कौंसल जनरल फेसबुक पे पोस्ट करता है तो 5000 लोग प्लासा कैटलोनी आ जाते हैं उसकी इज़्ज़त में, क्योंकि भी वो हमारे काम करता है। उन्हें क्या कहते मेरा, फिर जो नकली पासपोर्ट दिलवाते थे उनका काम ख़त्म हो गया। एक MRP के महकमे में एक बंदा था, वो और इसके साथ 2 लोग मिलके लोगों को सबको एक ऐसी मुसीबत में डाल देते थे। एक बटन होता था, मुझे बटन का नाम नहीं याद आ रहा, वो कभी प्रेस नहीं किया जाता कंसोल के ऊपर। अच्छा। वो उस कंसोल में उसको प्रेस कर दे। उस बटन का मतलब ये था कि इसके ऊपर हमें, इसके कागज़ पूरे हैं लेकिन हमें इसके ऊपर किसी और मुल्क के होने का शक है। ये हम अथॉरिटी पाकिस्तानी कौंसलेट के पास होती है? ये अथॉरिटी, छुपाई हुई अथॉरिटी, हमारे जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट वाले लोग हैं, ये मुख्तलिफ जगह जब पोस्ट होते हैं तो ये अपनी खुदाई के लिए इस चीज़ को छुपा के रखते हैं। और मैंने सबसे पहले अपनी फॉरेन सर्विस को बताया कि ये ओवररूल, उस बटन को ओवररूल कहते हैं, ओवररूल कि ओवररूल का बटन है, इसके साथ रिश्वत और इस्तेसालीपन किया जाता है। तो अच्छा, अगर मैं हूँ, मेरे सामने आपका ही पासपोर्ट है, हाँ जी, मैं कौंसलेट में बैठा हूँ, हाँ जी, और मैं अगर वो बटन जो है ओवररूल अगर मैंने दबा दिया, उसका मतलब क्या है? मेरे पास 2-3 बटन है। एक यस है, कागज़ पूरे, एक नो है, इसके कागज़ रहते हैं। ओवररूल का मतलब कागज़ पूरे हैं लेकिन मुझे शक है कि ये कहीं और का मतलब मुसीबत। वो इंटर एजेंसी प्रोसेस है, यहाँ 6 तो एजेंसीज हैं, वो फाइल ही कभी वापस नहीं आती, पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाएगी। फिर उसका हल क्या है? उसको बाहर एक बंदा खड़ा होता था, वो उसको चिट पे कहता था ए नंबर ते गुजरात जाके कल करी। वो करता था, वो गुजरात में उनके एजेंट होते थे जो ओवररूल का बटन ख़त्म कराते थे। ओके। तो वो वहाँ से नहीं करते थे वसूली, पाकिस्तान में 3 लाख रुपए, और काम उधर। यानी इसका कोई सुराग भी नहीं है, किसी ने ना वहाँ पे कोई पैसे पकड़े हैं, ना आप कहीं से साबित कर सकते हैं, और फोन पे बात हुई है, आगे वहाँ दे देने वाला कोई और है, बिल्कुल मसला किसी और का। बिल्कुल। तो इस तरह ये होता रहा। और आपकी हद होगी इस बात की कि सहाफ़ी जो थे सारे बार्सिलोना के मेरे बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत कदर करते थे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इवेंचुअली ना वो भी कंट्रोल होते हैं वहाँ लोगों के ज़रिए। तो फिर वो जिनका सबसे बड़ा मैं साहिबान था, जिनके लिए सबसे बड़ी प्यार की मैं निशानी था, जाने के बाद और जाने के दौरान वही मेरे ख़िलाफ़ भी कुछ हो गए, और उनमें से एक साहब हैं जो ओपन प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो ये बड़ी डाइसी सिचुएशन है। आपने बताया ना चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस हुकूमत के अंदर भी हैं। चैलेंजेस एक बहुत एक्टिव कौंसल जनरल या एम्बेसडर को कम्युनिटी के ग्रुप्स में भी होते हैं, क्योंकि उनकी बादशाही ख़त्म हो जाती है और तमाम आम आवाम की भलाई का मंबा हुकूमत का इदारा बन जाता है। और वो लोग पिछले 20, 25, 30 साल से वहीं पे रह रहे होते हैं, एक वहाँ पे नाम भी होता है, लोग उनको जानते भी हैं जी। तो उनको लगता है कि थोड़ा ये इसने चैलेंज भी कर दिया, इसने हमें चैलेंज कर दिया। पहले हम लोग हमारे पास मिन्नतें करते आते थे, हम ख़ास अफसर को फ़ोन करते थे, अब हमारी वाह ये तो यार सीधा चले जाते ने, साड़ी किथे गई। तो फिर आपके खिलाफ मौजूदगी में वहाँ पे कैंपेन में जाने के बाद, इसलिए कि मोहब्बत इतनी थी और जाने के बाद भी मोहब्बत इतनी है कि जितनी शुरलियाँ वुरलियाँ उन्होंने छोड़ी वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क, मोहब्बत आम। जब मैं अभी रिसेंटली गया था एयरपोर्ट पे, मुझे लोगों ने देख लिया और एयरपोर्ट से कहा हम आपको जाने नहीं देंगे, फिर छुपना पड़ा। तो जो मोहब्बत है, लेकिन ये बात सही है कि कुछ इंट्रेंच्ड कम्युनिटी लीडर्स ने और कुछ ठेकेदारों ने मिलके हमेशा खिलाफ वर्जी की है।
फिर आप वहाँ से ओमान आ गए जी, वहाँ से फिर मैं ओमान पोस्ट हो और गया। यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल हो गया। जी, यहाँ पे 1.5 साल हो गया। यहाँ आपने देखा था, यहाँ एक अपर फ्लोर है एलीट, एक लोअर फ्लोर है अच्छा, गरीब। वो एक ताले का किस्सा, ताले का वो क्या था, जरा दोबारा सुनाए जरा लोगों को। ऊपर और नीचे की मंजिल के दरमियान आने के लिए एक दरवाज़ा है, ठीक है। दरवाज़ा बंद है। नीचे के लोग नीचे पिस्तर हैं, ऊपर के लोग एलीट ऊपर बैठे रहे। ये पाकिस्तान की एम्बेसी है। ये पाकिस्तान की ओमान में एम्बेसी थी। ठीक है। टीन की, आपके जाने के बाद मैं तो लगा रहा अपने रिफॉर्म पर। टीन की कुर्सियां थी, टीन की कुर्सियां जिन पे आप बैठे हैं, आप 15 मिनट बैठें तो आपकी बैक जो है ना एक के हमारे ख़त्म हो जाए। ये आम आवाम के लिए रखी हुई हैं। उस पर कुशन्स लगवाए, कम्युनिटी की मदद से लगवाए, ख़ुद पैसे दिए, ख़ुद भी दिए, जो हमारे पास आवाम की बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए चीज़ें होती हैं वो भी दिए, उन पे लगवाए। नर्सिंग रूम नहीं है। आपको हैरानी होगी, हमारे बड़े हमसाया मुल्क की एम्बेसियों में भी, अमेरिका की एम्बेसी में भी चादरें डाल के टैक्सियों में माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब आप कहें जी अमेरिका में नहीं है, यार आप तो एक इस्लामी मुल्क है, एम्बेसी है ना। नर्सिंग रूम्स बनवाए, बार्सिलोना में नर्सिंग रूम्स बनवाए। वो जो ख़वातीन आती हैं आपकी एम्बेसी में जी, तो बच्चे तो छोटे बच्चे हैं जी, और दूध भी पीना और है। बारी फरोख, बारी 4 घंटे बाद भी आ सकती है ना। अगर 100 बंदा है आपसे पहले पासपोर्ट में, मजाल है जो किसी आपकी अफसरशाही को इस बात का ख्याल हो कि आपकी बहनों ने, माओं ने दूध भी पिलाना है, क्योंकि आप तो जी अफसर क्लास से हैं ना। तो फिर आपको कमरे तोड़ के, स्टोर तोड़ के आपको नर्सिंग रूम्स बनवाने पड़ते हैं, उस पर कुर्सियाँ रखवानी पड़ती हैं। अब बड़ी आम सी बात है। लेकिन सर ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। वो लॉक वाला जिक्र क्या है? वो किस दरवाजे पे ताला लगा था जो आपने तोड़वाया? वो ये था कि वो उस पे ताले लगे हुए थे कि जी आम लोग ऊपर आते हैं, शोर बहुत मचता है। मैं आपको आर्ग्यूमेंट, ऊपर अफसर बैठते हैं, ऊपर सारे अफसर हैं, नीचे सारा स्टाफ है, और सबसे शाना दफ्तर एम्बेसडर का है। ठीक है जी। वो नीचे से अगर सर सपोजिडली एक बंदा है, उसकी नीचे चीज़ उसको इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है यार, तो आप इतने लोग बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन कल्चर ये है कि जी बंद रखो दरवाज़ा, ऊपर आके ऊपर रोला डालते हैं। यार गरीब बोलता है तो क्या आपके कानों में ईयर प्लग्स होने चाहिए गरीबों के? वहाँ तो बैठे भी तो उन्हीं के लिए, बैठे उनके लिए। आप बैठे क्यों हैं वहाँ? हाँ, एम्बेसी उन्हीं के लिए। आपको मज़ेदार बात आपको ये बताऊँ, जब मैं होता हूँ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला होता है, आ सकते हैं। हाँ, अभी तक ज़्यादातर मेरे ऑफिस के दरवाजे लॉक्ड होते हैं। कल्चर है कि जी लॉक्ड है, हम फलाना काम कर। ये उनका भी कसूर नहीं है। ये पाकिस्तान ने कभी भी अपने सिविल सर्वेंट्स को ये कहा ही नहीं कि तुम्हारा मकसद अवाम की खिदमत करना। और दरवाजे खोल के रखो, और दरवाजे खोल के रखो यार। तो आपने वो फिर दरवाज़ा खुलवाया ताकि लोग ऊपर भी आ सकें। अब उसमें सुराख हो गए हैं, तरह तरह के सुराख हो गए, ताला लग ही नहीं सकता। और लोगों को पता चल गया, अवाम को एक तो पता चल जाए ना मेरा राइट है। वो नीचे कहते हैं असी एम्बेसडर को मिलना है भाई। अच्छा, एम्बेसडर फलानी जगह गया, असी अफसरानों मिलाओ। एक दफ़ा आपने अवाम को बताना होता है, उससे पहले तो आपने अवाम को डरा के हर जगह। और उनको लगता था शायद एम्बेसडर को मिलना हमारा हक ही नहीं है। हक ही नहीं है। अच्छा, एक एम्बेसडर के साथ कितना स्टाफ होता है? कौन कौन से लोग होते हैं? कितने डिपार्टमेंट्स? मेरे पास बहुत हैं जी, बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मेरे पास पाकिस्तान के हर इदारे के, हर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं सारे, उसके अलावा FIA के, IB के, डिफेंस के, कम्युनिटी वेलफेयर के, मेरे पास 6-7 विंग्स हैं लेड बाय ऑफिसर्स। ठीक है। हाँ जी। और ये ऑफिसर्स भी जो होते हैं ये अच्छे ग्रेड्स के होते हैं? जी बिल्कुल। या हमारी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से होते हैं, या ज़्यादातर ये CSS करके होता है। और टोटल कितना स्टाफ होगा ये पूरी एम्बेसी का? 45 के करीब है। ये बार्सिलोना से बहुत ज़्यादा है जी। बार्सिलोना में हमारे पास 6-7 थे। और पाकिस्तानी कितने हैं? पूरी आबादी कितनी है यहाँ पे? 3.5 लाख है ओमान में। तो ये कम स्टाफ है कि ज़्यादा है? मेरा ख्याल है जी थोड़ा सा कम है। तो क्योंकि जो अब मैं आपको मज़ेदार बातें बताऊँ, हुकूमत पाकिस्तान के कारनामे आज से कई साल पहले के, किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहे, फिर 10 ईयर्स अगो, आपने नादरा का जो ऑफिसर होता था वो खींच लिया कि जी लोग नादरा का जो कार्ड है ना जी, वो घर पे अप्लाई करेंगे। फ़र्क मैं आपको दे दूँ ना फॉर्म, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते अपना। इतना मुश्किल है जी? उसमें इतनी उसकी रेजोल्यूशंस, तो वह आपने ड्रामे करने के लिए ऑनलाइन एक चक्कर चला दिया। वीज़े ऑनलाइन होंगे,
यार वीज़ा फॉर्म आप नहीं अप्लाई खुद कर फिर सकते। लोग नहीं कर पाते तो क्या? नहीं, वो एजेंटों से कराते थे फिर बाहर। तो एजेंट पैसे लेते हैं? एजेंट पैसे तो लेते एजेंट हैं, ना आपके मुकर्रर करता है? नहीं बाहर बाहर करते हैं। अब फिर मैंने जो बार्सिलोना में क्या किया, मैंने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दे के वहाँ अपनी निगाह के नीचे मेजर वर्क वहाँ हो ताकि मेरी निगाह में हो, वरना दूसरे मुल्कों के लोग करते हैं, डाटा चोरी करते हैं। ओह, वी आर क्वाइट, कोई फिक्र नहीं। ऑनलाइन सोच समझ के लफ्ज़ बोलना चाहिए। बाहर तो बंदा बेचारा गरीब है, गरीब और अनपढ़ ना भी हो, मैं बता रहा हूँ, मैं और आप करेंगे ना, हम कहीं फंस जाएंगे। ये नहीं मैं कहता नहीं कर सकते, लेकिन हम फंस जाएंगे, एंड तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो हाँ, वो किसके पास जाए ना, किसी के पास जाएगा। इसके पास यार आपकी एम्बेसी जाएगा ना, आपने ख़त्म कर दिए, नादरा ख़त्म कर दिया। वीज़ा की हमारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग कहते हैं गेट के ऊपर वीज़ा हमारा काम ही नहीं, जाओ घर जाके, मतलब है क्या, जा बाजार में एजेंट के पास जा। तो आपने फिर ये अपने वो जो हम नीचे वाले हिस्से में गए थे वहीं पे वो जी वहाँ पे, और वहाँ पे अब हमारे कम्युनिटी लीडर हैं कमर रियाज साहब, उसके अलावा मुनीर साहब, अशरफ साहब, उन्होंने मिल के मेरे साथ उन्होंने तमाम जगहों को सोफ़ा कर दिया, उन्होंने टाइल्स लगा दी, उन्होंने गंदा कमरा था उसको एयर कंडीशन कार्पेटेड करके मस्जिद बना दी। वज़ू हम वॉश बेसन में पाँव डाल के करते हैं हर जगह। आज आप सर्वे कर लें कि पाकिस्तान के कितने सफारत खानों में वज़ू करने की जगह है, कहीं पे नहीं मिलेगी। हो सकता है मैंने टोरंटो में बनवाई थी, बार्सिलोना में इजाज़त नहीं थी तो टोरंटो में बनवाई थी। बार्सिलोना में बाथरूम्स बहुत थे, तो आप पूछ लें कितने हैं। वॉश बेसन में पाँव डालेंगे यार आपके सारे लोग, गरीब बूढ़ा कैसे डालेगा? छोटी छोटी बातें हैं, माँ दूध कैसे पिलाएगी? आप यार इतने पढ़े लिखे हैं, किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया कभी। ये गौर किया होगा, लेकिन लोग कहते हैं क्यों इसमें पढ़े यार, क्या मिलेगा हमें? दिस कल्चर हैज़ टू चेंज। This Prime Minister and the next Prime Minister and the military leadership has to one day come to the Civil Services Academy altogether and tell them, sons and daughters of Pakistan, you are here to serve Pakistanis. अल्लाह ताला ने तुम्हें वो रुतबा दिया है, तुम्हें तो यार जन्नत ज़मीन पे कमाने का रास्ता मिल गया। ये तो सोचो, क्या ये प्लॉट श्लॉट ले लोगे, क्या गाड़ियाँ चला लोगे? अभी मैं NMC कर रहा था, हमारे कुछ अफसर सारा वक्त डिस्कस करते थे, तेरी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, मेरी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, उसके व्हील ऐसे हैं, उसके लॉय ऐसे हैं। ब्रेक में फ़ोनों पे होते थे, व्हाट्सएप पे पाकिस्तान का सारी कम्युनिकेशन चलती है। असली कम्युनिकेशन फ़रोग़, आपको मज़ेदार बात बताऊं, किसी फाइल पे नहीं चलती। पाकिस्तान की असली कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे चलती है। जो फैसले करवाने होते हैं व्हाट्सएप पे होते हैं। व्हाट्सएप इज़ योर ऑफिशियल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान। हाँ, लेकिन ये किसी कहीं पे लिखा नहीं आता। ये कहीं पे लिखा नहीं आता, असली फैसले उस पे होते हैं। अच्छा, ये जो आपका सारा सफ़र है, आप क्या समझते हैं कि वो कौन सा लम्हा है कि आप कहते हैं कि यार ये मैंने कर लिया, मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन और सुनहरी वक्त था ये कि मैंने ये काम किया, ये अमेरिका वाला? मेरा ख्याल है मैंने जो सबसे अच्छा काम इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म किया वो बार्सिलोना में किया। बार्सिलोना में, और मैं आपको एक बात बताऊं कि उस काम में एक प्राइमरीली एक पाकिस्तानी लड़की और उसके साथ पाकिस्तान की कुछ और ऑफिसर्स, प्राइमरीली एक पाकिस्तानी लड़की ने वो सारा सिस्टम करने में मेरी मदद की। और ये आपको जान के खुशी होगी कि पाकिस्तानी बच्चियाँ इतनी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनको दें, आप उनको अथॉरिटी दें, दे वर्क रियली हार्ड और वो करती हैं। लेकिन बार्सिलोना में मैंने एक इंसानियत पसंद इदारा बना के दिखाया। वो चले ना चले, अब ये उस कम्युनिटी को मैं ना 14 पॉइंट्स भी दे के आया था। मैंने कहा ये 14 नुकात आपके इंसान, लेकिन वो कम्युनिटी लीडर्स ने इतनी कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी, अब मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि गरीबों की चीज़ पे ना कम्युनिटी के लीडर ने तवज्जो देनी है, ना बिजनेसमैन ने देनी है, ना सिविल सर्वेंट ने देनी है। गरीब जो पाकिस्तान का ना, जिस दिन उसको फेथ होगा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। ये हर जगह पे, जैसा टोरंटो, बार्सिलोना, वाशिंगटन और फिर ये ओमान, यहाँ पे तो मसला क्या है कि पाकिस्तानियों के मसाइल क्या होते हैं? पाकिस्तानियों का जी सबसे बड़ा मसला होता है इज़्ज़त। ठीक है, जब वो दरवाजे के अंदर आए तो उससे बात आप इस तरह करें जिस तरह आप अपने ख़ानदान से बात करते हैं, उसको इज़्ज़त दें। सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद पासपोर्ट, सेकंड नंबर पे पासपोर्ट। रिन्यूअल नया, क्या नया भी रिन्यूअल भी, पासपोर्ट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टेट।
ठीक है। स्टेटहुड उससे मिलनी है, वो ना हो तो आप स्टेटलेस हैं, वो ना हो बाहर की दुनिया में आपके सारे काम रुक जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसके लिए उन्हें एम्बेसी में आना पड़ेगा। जी आना पड़ेगा। ठीक। फिर आईडी कार्ड्स, अब आईडी कार्ड्स आप कैसे एजेंटों के हवाले कर सकते हैं? आपकी एम्बेसी के ऑफिसर्स को नादरा के कामों में ट्रेंड होना चाहिए, 2-2 3-3 होने चाहिए जो रश अब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए तो मुझे हेल्प डेस्क बार्सिलोना में बनाना पड़ा, इसीलिए हेल्प डेस्क यहाँ बनाना पड़ा। मसला ये है कि आप कागज़ के पीछे जाके आप कहते हैं बाहर जो मर्जी होता रहे, सारी ज़िंदगी सुकून नाल गुजरे, ये आपका कल्चर है। अच्छा, इसे कलेक्टिव ही पूछ लेते हैं, यानी कैनेडियन जो लोगों से आप मिलते थे, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट के सामने सबसे पहले आप जाते हैं, हाँ जी, जब आप हाँ जी, सफ़ीर बनते हैं, हाँ जी। तो वहाँ के लोग क्या सोचते थे पाकिस्तान के बारे में, कनाडा के बारे में? कनाडा में पाकिस्तान का इम्प्रेशन जनरली अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी, कनाडा में जनरली अच्छा है और पाकिस्तानियों को एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझा जाता है। लेकिन नेचुरली इलीगल इमिग्रेंट से उनको भी तकलीफ़ है। फिर वो ये कहते हैं आप इंटीग्रेट नहीं होते, आप अंग्रेज़ी ज़बान पूरी नहीं सीखते, इस किस्म के इशू हैं। लेकिन जनरली कनाडा में अच्छा है। कनाडा में अगर आपने नेशनलिटी लेनी तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको इनका एक कुछ सिस्टम्स हैं कनेडियन इमिग्रेशन के, पॉइंट सिस्टम है, उस पॉइंट सिस्टम में आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने यंग हो, अगर आप बिलो 40 हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, 45 तक काफ़ी चांसेस हैं, 45 के बाद डिमिनिश हो जाते हैं। आपको IELTS का किया होना चाहिए, आपको कुछ 7-8 प्रोफेशनल्स हैं जिनमें जर्नलिज्म भी है, वो उसमें अगर आप नॉन जर्नलिस्ट हों तो तब आप जा सकते हैं। तो उस प्रोफेशंस के तहत आपका एक वेटेड एवरेज निकलता है। वो पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है, इतने मिलेंगे और आप स्कोर कर जाते हैं। जी। तो कितनी देर वहाँ पे रह लें आप, या शादी कर लें, या इस तरह के जो है उससे नेशनलिटी मिलती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आपने किसी कैनेडियन लड़की से शादी कर बिल्कुल तो नेशनलिटी 4 मिल जाती है? 4-5 मंथ्स 4-5 मंथ मिल जाती है। इसके अलावा क्या तरीका? उसके अलावा एक सबसे इज्जत वाला और सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ 1 साल की डिग्री करें। 1 साल की डिग्री? कोई 1 साल की डिग्री कर लें। कनाडा तो इतना अच्छा है, वो आपको आउटस्टैंडिंग एक फील्ड एक डाल देता है फील्ड में कि इसने 1 साल यार यहाँ पढ़ा है, इसको जल्दी दे दो, आप फास्ट ट्रैक पे PR कार्ड मिल जाता है और फिर कुछ अर्से के बाद। हाँ जी, ये लोग तो ये करते ही नहीं। असल में मसला ये है ना जी, किसी ने बताया ही नहीं कि 1 साल का अगर पढ़ लो, 1 साल का पढ़ लो, जाके सारे रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ जितने पैसे देते हो यार, उससे ज़्यादा उससे कम में आप वहाँ पढ़ लें, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाएंगी। कनाडा में तो इट्स वेरी वेरी गुड, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन कनाडा में तो डेजिग्नेटेड स्ट्रेट पाथ है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप स्पेन में जाते हैं तो वहाँ 3 साल रह लें? वहाँ 3 साल रह लें और उसके बाद आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे दे। मतलब ये है कि आप उनका टैक्स देते हो, उनके नहीं, हाँ, आप 3 साल गुजार लें, बस 3 साल किसी तरह 3 साल गुजार लें, बेशक आप होटल की बेसमेंट में भी गुजार लें। अच्छा, ये तो सिस्टम उनका उससे भी लगता है बेहतर। हाँ जी, लेकिन फिर ये होता है कि एक्सप्लॉइट होते हैं। वो कैसे? वो इस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं कि वो जो लोग उनको 3 साल के लिए रखते हैं ना, वो उनसे 18-18 घंटे काम कराते हैं, तनख्वाह तो कम। कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते? अच्छे भी हैं, देयर आर वेरी गुड पीपल ऑल्सो, देयर आर 20% ऐसे हैं जो इज़्ज़त के साथ रखते हैं, लेकिन 80% जो हैं रोटी पे रखते हैं। तो अगर आप शादी कर लें वहाँ पे स्पेनिश, उधर वो भी जी बहुत नहीं, फॉरेन नहीं है, वो थोड़ा सा लंबा है, कनाडा का ईजी है, कनाडा के ये वो 6 to 8 months होगा जी मेरा ख्याल। और इसी तरह अब ओमान तो किसी को नेशनलिटी देते? ओमान जी आउटस्टैंडिंग लोगों को देता है। कितने लोग होंगे? बहुत बलोचियों को बहुत को मिली है। अच्छा, क्योंकि बलोच खानदान इधर रह रहे थे, खानदान इधर रह रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को मिली है, हमारे एमिनेंट एकेडमिशियंस को मिली है, हमारे बहुत बिजनेसमैन को मिली है। कितने होंगे, कोई अंदाजन 100-200? नहीं, बलोचों को मिला है तो फिर तो थाउजेंड्स में होंगे, लेकिन अगर आप उन जॉइंट फैमिलीज को निकाल दें तो मे बी बिटवीन 50 to 100। ये तो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर किसी ने काम किया उनकी सोसाइटी के लिए, हाँ जी, तो फिर उनको हाँ जी, और एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद। और अदरवाइज स्टेटस क्या होता है वहाँ पे जाके आपका? बस आपके बड़ा अच्छा है जी, आपके अब तो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हैं, 10 year वीज़ाज़ हैं, आपकी प्रॉपर्टी हो, कोई चीज़ हो, कोई आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा, ओमान इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल लॉ अबाइडिंग कंट्री। और कानून के हवाले से कितने सख्त हैं, कितने नरम हैं, क्या है? ओमान जी बहुत ह्यूमन मिडल ईस्टर्न कंट्री है, इट्स अ वेरी ह्यूमन मिडल ईस्ट। व्हेन यू मीट ओमानीज, दे विल स्ट्राइक यू एज वेरी एजुकेटेड कल्चर्ड पीपल, डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट। अच्छा, मैंने फील किया, मुझे 2-3 मरतबा जाना हुआ, तो मैंने तो इसको फील किया ना, ये UAE की तरह है जो हमें वहाँ पे नज़र आती है चीज़,
और ना ही किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री के, तो दरमियान में है, बड़े बिल्कुल दरमियान में जी, मॉडर्न भी हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं निकलते उस और तरह से। आप वो असल में जी जो किंग हैं हिज मैजेस्टी, उन्होंने, और उससे पहले सुल्तान काबूस थे, और अब जो है उन्हें फैसला किया कि हम ओमान को ना जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर रखेंगे, हम एकदम छलांग नहीं मारेंगे, इसलिए ओमान स्टेबल भी। आप हैरान होंगे, पिछले 2 साल में ओमान तो अब फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया। ओमान और चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती कराई, और ओमान का जो पैलेस्टीनियन स्टांस है वो बाकी मिडल ईस्ट और बाकी इस्लामिक वर्ल्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है ज़रा थोड़ा सा इसको? वो मोर और लेस हमारे जैसा, अगर पेपर पे देखें, 2 स्टेट सोल्यूशन, इमीडिएट एंड टू एट्रोसिटीज, इमीडिएट सीज फायर, अनकंडीशनल सीज फायर। बल्कि मैंने अपने आंखों के सामने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को, हम सब एम्बेसडर्स को बुलाया था, जो डेवलप्ड वर्ल्ड के एम्बेसडर्स, उनको कह रहे थे ये सिर्फ कागजी बातें ना करो, सीज फायर अनकंडीशनल होगी, और जाके यूएन में भी बात करो। हाउ कैन यू डू दैट? उनके अंडर सेक्रेटरी, उनके मिनिस्टर किंग ने भी असेंबली का सेशन इनॉग्रेट किया है, उन्होंने बाकी सारी बातें इंटरनल की हैं। ओमान बहुत तरक्की भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। हालांकि असेंबली सेशन में कोई, ओमान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद पैलेस्टीनियंस। तो ओमान के पास क्या है? ऑयल है, और ओमान के पास ऑयल है, बाकी कमोडिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग कम हैं, बट कितनी आबादी होगी? 45 लाख 50 लाख, आधी ओमानी है, आधी एक्सपेट्रिएट्स की है। तो ओमान जो है वो पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं ओमानी। जी बिल्कुल इज्जत करते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि हम लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करें वहाँ पे। उनकी दुकम पोर्ट बनी है, उनकी बाकी एरियाज़ बने, वो चाहते हैं हमारी बड़ी चेन्स आएँ। मैंने आगा खान के इंट्रोडक्टरी विज़िट्स करवाए हैं, मैंने शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के करवाए हैं, फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीम्स गई हैं, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स की टेस्टिंग वालों का यूनाइट हो जाए, ताकि डॉक्टर्स की जो टेस्टिंग की और एक कंसल्टेंट की पोजीशन है, उस पर कुछ डिफरेंसेस हैं ओमान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के, वो रिजॉल्व हो जाए। अगर पाकिस्तानी ज़्यादा यहाँ पे 3 लाख है तो ज़्यादा लेबर है? मेरा ख्याल है जी, अगर आप लगाएं 3 लाख में से तकरीबन 2,80,000 के करीब लेबर है। 20,000 लोग बिजनेस कर रहे हैं। 20 से 20-40 बिजनेस प्रोफेशनल्स, द बेस्ट टीचर्स, the best principals, the best businessmen also. तो ये बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर क्या है ओमान में? अगर लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो क्या करने जाना चाहिए, क्या देख के जाना चाहिए वहाँ? ये देख के जाना चाहिए कि स्मॉल बिजनेस इज़ वेरी सक्सेसफुल। ठीक है। दूसरा, टेक्निकल क्राफ्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और टीचर्स, उनके लिए रास्ते खुलें। हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना बहुत ज़बरदस्त, दे नीड क्लास 1 हॉस्पिटल्स फ्रॉम पाकिस्तान। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसे, यानी फैसिलिटेट करती है इस तरह से, जिस तरह हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अगर आपने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो बहुत मुश्किलात हैं फ्लाट डिपार्टमेंट। वहाँ भी जी मुश्किलात हैं, लेकिन वो मुश्किलात ऐसी नहीं जो जान के हैं, उनका भी पेपर वर्क है, लेकिन वंस आप शुरू में गुजर जाएँ तो फिर हर चीज़ स्मूथ है। करती है सपोर्ट, जो जिस फील्ड में उनको चाहिए वो सपोर्ट ज़रूर करता है। सही है। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इतने मुल्कों में सर्व करने के बाद आपका एक तजर्बा है, क्या करना चाहिए इन्हें, किस तरह से रहना चाहिए, क्या इनके मसाइल हैं मेन? जैसा आपने कहा वहाँ पे जाके ज़ुबान नहीं सीखते, कागजात के झंझट में नहीं पड़ते, तो अगर आप 2-4 मोटी बातें कि यार आप लोग जाते हैं वहाँ पे, आप यही सफ़ीर होते हैं हमारे। बिल्कुल। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या ज़रूर करना चाहिए? सबसे पहले हुकूमत को ये करना चाहिए जी, जो बेल्ट है गुजरात, वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन की बेल्ट, यहाँ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स बनाए, मामूली पैसे हैं, मामूली। आप पाकिस्तान के नेशनल बजट का देखें 1,000th भी नहीं है। आप स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश इसके बनाएं, और कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाएं यहाँ के। जी वहाँ का कल्चर क्या है, जाना इन लोगों ने है, जाना है। हाँ जाना ही जाना है, जैसे मर्जी जाएंगे जी, जैसे मर्जी जाएं, चाहे किश्ती उलट जाएंगे, जब तक आपका मुल्क इनको यहाँ वो इज़्ज़त तकरीम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देता। बाय द वे, पाकिस्तान 2017-16 में एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे था।
मैं किसी हुकूमत को नहीं कह रहा, आप जा रहे थे टुवर्ड्स अ मिडिल इनकम कंट्री, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम जा रहे थे, आप जा रहे थे, आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है, जा रहे थे। तो पाकिस्तान जा सकता है, लेकिन जब आप यहाँ लोगों को इज़्ज़त, जॉब्स, बाकी, लेकिन एक मैं बात फ्रैंकली कहूँगा, जो गुजरात की और मंडी बहाउद्दीन और वज़ीराबाद की बेल्ट है, इसमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, हुकूमत हमारी दे भी दे, उन्होंने तब भी बाहर जाना है। उसकी वजह यह है कि वहाँ कल्चर बन गया है कि एक तरफ अगर आप प्रोफेसर हैं और एक तरफ आप बाहर जा रहे हैं, जो आप बाहर का नहीं पता, हो कहेंगे बाहर साड़ा मुंडा बाहर है। उसकी वजह शायद ये भी है कि वो आलीशान वो घर बनाए हैं उन्होंने, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो लोग चले गए हैं बाहर, चाहे वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खुद बुरे हालात में बहुत। लेकिन उनके यहाँ पे जो लोग इतनी ऐशी करते हैं, तो वो ना लोग देख के कहते हैं कि भाई अपना मुंडा ना चाचे के मुंडे की तरफ बाहर भेजना है, बाहर भेजना। उसमें फिर ये होता है, मेरे ख्याल इतना प्रेशर डालते हैं कि वो लोग कश्तियों में उल्ट जाते हैं, कंटेनर्स में चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं किसी भी सूरत अपनी ज़िंदगी बनानी है तो बाहर निकल। जी बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों यहीं पे लैंग्वेजेस सिखा दी जाएं, कल्चर से थोड़ा सा इनको मुतारिफ करवा दिया जाए, ताकि वहाँ पे जाके इतने रास्ते खुल जाएंगे जी। जिसको स्पेनिश आती है उसके लिए ट्रेजेक्ट्री फ़र्क है। इतनी कॉमन सी बात हमें नहीं समझ में आती है। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बेटे बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए। मेरे ख्याल हम ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों में चले, हम लंबी चौड़ी छोटी मोटी नहीं कर रहे हैं। कागजी किताबां लिखना शुरू कर देंगे ने सी। और यार तुसी कितना लगेगा यार, टीचर ले आओ इत्थे इस बेल्ट च बनाओ, इंस्टीट्यूट्स बनाओ ज़बरदस्त, सारे गरीबों को सिखाओ कि स्पेनिश सीख यार। अच्छा, आप लोगों को तो सर्व कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आधी गुजर गई है, इसमें क्या सोचते हैं कि यार क्या मुझे करना है? मैंने इस लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है, लेकिन एक और मैंने अब काम करना है। मैंने पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदरूनी अंदर चली गई है, उसको मैं दूर करने के लिए किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, जिसमें कि 18-20 सवाल हैं जो पाकिस्तानियों के जहन में हैं और उनको जवाब नहीं मिलता है। जिसमें है कि खूनरेज़ी क्यों हुई 1947 में, किसका कसूर था, क्या जिन्ना का कसूर था, 65 की जंग किसने शुरू की, 71 की जंग किसने शुरू की, क्या हमारे एम्स थे, क्या कर लेते बेहतर होते। अयूब ने इंस्टीट्यूशंस बनाई, क्या ज़रूरी था कि भुट्टो साहब ख़त्म करते। क्या पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट होते हैं? नो। आप हमारे जिस घर में चले जाएं इतना मॉडरेट होता है जी। आप मौलवी साहब के घर में भी चले जाएं तो वो मॉडरेट होता है। ठीक कह रहे हैं। वो सिर्फ फिल्म नहीं बनानी है आपने। अच्छा, ये हमारा आम है। मैं श्रीलंका में था तो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि आपके तो, हाँ मेरे साथ मिसेस भी थी, तो आप तो मॉडर्न लग रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो सारे वो ये बुर्का पहन के जाते होंगे और लोग शलवारें ऊपर रखते होंगे टखनों से और दाढ़ियाँ रखते होंगे, तो आप ज़रा डिफरेंट लग रहे हैं। और मैंने कहा कौन सा पाकिस्तान है जिसके बारे में तुमने सुना? इसके बारे में हमने तो कभी वहाँ पे भी नहीं देखा ऐसा। तो मेरे ख्याल ये आप इन्हीं सारे सवालात को एड्रेस कर रहे हैं। मैं इनको एड्रेस कर रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे उन इदारों से जो मूवीज़ बना सकते हैं, शॉर्ट मूवीज़ बनाएं पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तानी एक घर के मसाइल क्या होते हैं, पाकिस्तानी जो शहीद हो जाता है, जो वॉर ऑन टेरर में शहीद हुए हैं, उनके घरों के क्या हालात हैं, उनके बच्चे क्या कहते हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अब कहते हैं ना हमारी डुप्लिसिटस गेम, और ये वो तो बताएं जिन्होंने अपने बच्चे जो शहीद कर दिए। यार आप 10-10 मिनट की मूवीज़ बना के पाकिस्तान का इमेज ठीक करें। जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां फॉरेन सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको जी एक तो CSS का इम्तहान देना पड़ेगा, दूसरा उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज़ क्या हैं, उस पर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, पाकिस्तान पे प्राइड होनी चाहिए, और बाहर ओवरसीज़ कम्युनिटी की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि फ़ॉरेन सर्विस जो है वो रिपोजिटरी है वेलफेयर की। जो हमारे यहाँ लोकल इदारों से लोग बाहर पोस्ट होके जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो वहाँ को सर्व करने की आदत नहीं होती। उनको यहाँ की धुआंस, ज़बरदस्ती, बादशाह, फ़ॉरेन सर्विस को अडॉप्ट करना चाहिए अपना एथोस वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान। इसमें फ़ॉरेन सर्विस की भी इज़्ज़त है और इसमें पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है और पाकिस्तान की कम्युनिटी की भी इज़्ज़त। तो आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में कुछ बताया जाता है कि आपने जब किसी एम्बेसडर से मिलना है या मुमलिकत के सरबराह से मिलना है, सदर या वज़ीर आज़म से, तो कैसे मिलना है, क्या करना है? जी, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है? ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन और इसमें कुछ आदाब भी हैं, कोई कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या है? बिल्कुल है जी। वी वेयर सूट्स एंड टाइज, ठीक है, और वी नो व्हाट टू डू, वी नो हाउ टू ड्रेस, वी नो हाउ टू टॉक, ये सारी बातें आती हैं हमें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्लैग भी
नॉर्मल ऐसे लिबास में रेस करते हैं ताकि उनके और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान डिस्टेंस ना हो, ये भी सोचना चाहिए। जब आप सूट और टाई पहन लेंगे तो फिर आम पाकिस्तानी से तो आप दूर हो गए ना। यही मैं समझना चाह रहा था कि अगर आपको ये बताया जाता है कि आपने ये मिलना है, तो आम मैंने देखा है कि जितने मुझे एम्बेसडर से मिलने का मौका मिला है तकरीबन सभी ने सूट ही पहने हुए थे जब हमें भी मिलने का मौका मिला। हाँ जी। तो आम आदमी तो यहाँ का तो जो हमारा लिबास है वो शलवार कमीज ये वो, तो जैसे ही हम सूट पहनते हैं हमारे एंकर्स भी पहनते हैं जी बिल्कुल, तो वो ऐसा लगता है कि यार ये हमारे से ऊपर की मखलूक जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी डायकोटमी है। आप फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को मिलें तो सूट पहन लें, ठीक है, लेकिन आप जब आम डे टू डे सर्व कर रहे हैं यार, वेयर अ डिसेंट ड्रेस बट नॉट सो डिस्टेंट फ्रॉम द आम कॉमन पाकिस्तानी। उनको ये लगे यार हमारा ये बंदा। सबसे बड़ी बात उसको पता हो कि मेरा एक सुनने वाला है। मैंने आपने मुझसे पूछा ना, पासपोर्ट से पहले इज्जत आती है। आपने कहा सबसे पहली चीज जो वो चाहता है वो इज्जत इज्जत इज एवरीथिंग। इज्जत इज एवरीथिंग। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आई हैं, चीज़ें भी आई हैं। अभी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर आ जाती है, कोई यूट्यूब पे कोई ना कुछ कर देता है ये वो, ये आपके पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं? किसी ना किसी वजह से आप जवाब देते हैं? मैं जवाब देता हूँ, मैंने ऑफिशियली देता हूँ या उसको देता हूँ। अब वो एक केस है जी, कोई 4th शेड्यूल वाला, वो एक गरीब पाकिस्तानी था, उसका वो ओमान में ही था, तो उसको पीछे से किसी जेन्युइन वजह से शायद 4th शेड्यूल पर डालो, लेकिन वो ओमानी अथॉरिटीज़ ने मुझे कहा ये स्टेटलेस जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें आ रहा है, तो हमें इसको कैद करना पड़ेगा। और इसका जो स्टेटलेस होता है इसको कितनी देर कैद किया जाता है? वो अगर ओमान की गवर्नमेंट चाहे और वो चाहती भी, वो अगर लगे उसको कि किसी रीज़न की वजह से नहीं, 3 साल कैद। उसके अलावा हमारे जेलों में ड्रग्स करने वाले लोग हैं, हमारे जेलों में फ्रॉड करने वाले हैं। या आप ओमानी जेलों की बात करें? ओमानी, स्पेनिश, अमेरिकन, कनेडियन, हर जगह कैदी हैं। तो उनका क्या होता है उनका सिस्टम? आप उनको पासपोर्ट देते हैं, ठीक। अगर आप उसको पासपोर्ट नहीं देंगे उसको पेरोल नहीं मिलेगा, और अगर आप पासपोर्ट नहीं देंगे तो उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा, वो वहीं मर जाएगा, वो वहीं खप जाएगा। अगर आपको चाहिए भी वो इंसान, तब भी तो पासपोर्ट दे के आना ना आपके पास। तो पासपोर्ट बेसिकली आइडेंटिटी है। पासपोर्ट बेसिकली आइडेंटिटी। कहाँ से ताल्लुक रखता है, ये कौन है? जी बिल्कुल, उसके बगैर तो आप है ही नहीं ना आपकी। आपने उसको लड़के को? मैंने उसको मैनुअल पासपोर्ट दिया और मैंने औरों को भी दिया। और लेकिन ऐसे जो मैनुअल पासपोर्ट स्पेशली जो किसी लिस्ट में हो उसके हवाले नहीं करते। उसके साथ हमारा ऑफिसर, हमारे यहाँ अफसरों को अफसरशाही का कॉन्सेप्ट ओमान की एम्बेसी में चेंज हो चुका है। साथ जाते हैं, अच्छा, साथ जाता है अफसर, कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जाता है, उसका स्टाफ जाता है, मेरा स्टाफ जाता है, मेरी गाड़ी में मरीज़ अस्पताल जाते हैं। बहुत ज़्यादा को फ़रोख, गैंग्रीन, आप लंगड़ाते हुए आते हैं, जूता उतरवाते हैं, गैंग्रीन है, क्योंकि डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। अभी मैंने फेसबुक अपनी वीडियो लगाई थी, पाँव कटने वाला था, उसको भेजा, अपनी गाड़ी पे भेजा, वो कैसे जाएगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इलाज भी नहीं है। इलाज भी कराया, उसको पाकिस्तान भेजा, यहाँ तो मैंने ऑफिसर गया, स्टाफ गया, उसका दिखाया कि जी ये पाकिस्तानी है, पासपोर्ट लेके वापस आ गया। और पता था, सिर्फ बात यह है कि जहाँ मैं जाता हूँ ना, वहाँ जो चुदराहटें होती हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो इसलिए ख़त्म हो जाती हैं जब ऊपर से बंदा कह रहा है सबकी खिदमत करनी है, फिर न्यूसेंस तो ख़त्म हो गई ना। हाँ जी, दरवाजे खुले हैं, आओ यार जाओ, किसी की मोहताजी नहीं, ना बाहर चौधरियों की मोहताजी, ना अंदर चौधरियों की मोहताजी। आपको साफियों से गिला शिकवा तो नहीं है? आपकी बरादरी? मेरी बरादरी में बहुत इज्जत करता था। मुझे वो ब्लैकमेल वगैरह कर रहा था, वो तो साफ़ी नहीं है, उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के 2 बहुत मोतबर सहाफ़ी थे, और उन्होंने मेरे और जो एम्बेसडर थे स्पेन में, उनके ऊपर बग़ैर सोचे समझे उल्टा, यानी कि उस पर्टिकुलर केस में मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, हम लोग ऑपोजिट साइड पे थे, बिकॉज वी फेल्ट दैट, और उन्होंने हम पे बग़ैर सोचे समझे हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया। तो आपने कहा नहीं उन्हें? उनको कहा, उन्होंने कहा जी अगले प्रोग्राम में हम ना इसको क्लैरिफाई कर देंगे। 1 हफ्ते तक तो अगला प्रोग्राम ना है, उतनी देर हमारे सारे रिश्तेदारों के पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आते रहे, अच्छा तुसी हो फिर,
और यानी ऐसी कोई चीज़ आती है तो रिश्तेदार फटाफट लिंक भेजते हैं और आपको टैग करते हैं पूरे, और कई ऐसे जो खामोश कहते होंगे एदेज कोई चक्कर है, यानी कि बदनामी हो गई। यानी कि अभी एक साहब मेरे साथ आए थे आपको मिलने के लिए, हाँ जी ठीक है जी। कनाडा में एक पाकिस्तानी लड़की थी, 45 दिन तक कमरा बंद करके बैठी रही टोरंटो में। उसको जो वहाँ का AD-MRP था उसने कहा था, स्टोर में ले गया और उसको कहा, कंधे पे हाथ रख के कहा, तू मेरे साथ दोस्ती करेगी तो एक नहीं तेरे 2 पासपोर्ट बना दूंगा वरना फंसा दूंगा। वो डर के मारे चलेगी। इस बंदे के कहने पे आई। मैंने एम्बेसडर से बाद में पूछा, मैंने उस आदमी को कॉन्सुलेट में दाखिल होने से पहले रोक दिया और मैंने कहा ही विल नॉट एंटर द कॉन्सुलेट, क्योंकि जब मुझे उस लड़की को जिसने उस लड़की को हरा, जो इंसान, और मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में एक और एस्पेक्ट है, पता नहीं तो कैसे 5 हरासमेंट के केस आए और 5 में मैंने बेज़ुबान लड़की की मदद की है और उस केस में भी मैंने उसको कर दिया। पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने शोर मचा दिया। फिर एक दिन कनेडियन गवर्नमेंट ने हमारे एम्बेसडर को बुला के कहा कि शुक्र है तुम्हारा कॉन्सल जनरल एक मैन ऑफ कॉन्शियंस था टोरंटो वाला, अदरवाइज इट वुड हैव लेड टू सच ह्यूज प्रॉब्लम्स। मतलब है यहाँ तक हो सकता है ऐसे मौके पे अगर आप ये चीज़ें ना करें कि आप बदनाम हो के आपका कॉन्सुलेट की एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुँचे। आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने ये काम भी कराया मुझसे। आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है जो आप कह रहे हैं कि इमेज ठीक करो? मैंने बस 1-2 किताबें लिखनी हैं, उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मेरी अम्मी 91 की हैं, मैंने उनके कदमों में टाइम गुजारना है। यानी यही आपने सोचा? अब यही सोचा, कर लिया सारा कुछ। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेट तो हमारे जो दोस्त हैं उनके बड़े बड़े प्लान्स हैं, बहुत बड़े बड़े। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत वो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ है, उसके अलावा मुझे ना गाड़ियों का, ना कपड़ों का, ना है। तो मैंने अपनी अगली जनरेशन को बता के जाना है कि पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है। हम इतने नीचे चले गए हैं दिमागी तौर पे, खुद बाहर वालों ने हमें मफलूज कर दिया। हम अपने बारे में बुरा सोचना शुरू हो गए। ऐसा है नहीं, हमारे में इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार है, इतनी चीज़ें हैं। आखिरी चीज़, स्पेनिश पुलिस वाले ना वीज़ा लेके पाकिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान से एंटर होते हैं। ठीक है। अब एक अफसर तो उनको कहता था बलूचिस्तान से एंटर ना होना, तो शायद ठीक ही कहता अपने लिए। तो वो फिर मेरे पास सारे आए, वो कहते हैं जब हम बलूचिस्तान से एंटर होते हैं वो तो मक्खन का आखिरी टुकड़ा बलोच माँ दे देती है, हमें अगले दिन पता चलता है कि बच्चे भूखे रह गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिरास उसके लोग हैं, जो लोगों में सला रहमी है, जो लोगों में वार्मथ है, ये हमारी मिरास है। ये हैं हम। पहाड़, टैंक्स, माशाल्लाह। आपको पता है ओमानी लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम सारी रात फरते जज्बात से रोते रहे जिस दिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का। कहते हैं हमें यकीन ही ना आया कि एक मुसलमान मुल्क, इतना फ़ख्र हुआ उनको, इतना फ़ख्र हुआ। हम कई दफ़ा ना इसको भी उड़ा देते हैं, और जी असी बना लिया, ना बना दे। वो कहते हैं हम सारी रात रोते रहे। इसमें वैसे आपको मैं अपनी दे देता हूँ। मैं वर्ल्ड जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस पे गया था। अच्छा। कोरिया में, सियोल, वहाँ पे। तो आखिरी दिन जो हमारी गेट टुगेदर हुई, यूरोपियंस भी थे, तकरीबन 70 ममालिक से लोग थे। तो मैं उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा था, उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान को कैसे जानते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि हमने ज़िंदगी में शायद एक स्टोरी की है पाकिस्तान के बारे में। अच्छा। और वो भी कोई नेगेटिव की थी। लेकिन एक बात वो जो बार बार कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर स्टेट है। ये उनके लिए एक वो बड़ी चीज़ थी। और मैं वाकई यहाँ पे लोगों के तबसरे देखता हूँ कि हमें ये क्या कर लिया, कि हम ये कर लेते हैं। तो मैं देख रहा था कि यूरोपियंस जो हैं वो हमारी तरफ इस तरह देख रहे हैं कि यार ये एक चीज़ में इस तरह ऊपर खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये वैसे पॉइंट अच्छा उठा दिया कि इस पे फख्र करने की रोए, बूढ़े जवान कहते हैं जी हम रोते रहे। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ शायद बयान देते हैं, कहते हैं जिस रात वो हुआ हमें यकीन ना आया कि एक इस्लामी मुल्क आपकी तरफ, पूरी दुनिया इस्लाम चाहे ना चाहे आपकी तरफ देखती है कि आप स्टेबल हों, अच्छे हों, आप एग्जाम्पल बने। आप ना चाहते हुए भी लीडर हैं इस्लामिक वर्ल्ड के। वाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। आप हमारी बातों से इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें ज़रूर बताइए कि हम अपनी जो गुफ्तगू है इसका म्यार मज़ीद बेहतर बना सकें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ नए मौजू पर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर।